अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू एपिसोड 10 ऑफ स्टडी गाइड। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही मज़े की है, एज एन द सेंस के लंबी वीडियो है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। और ये वो वीडियो है जिसको आप ऑनेस्टली कह सकते हैं कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉट टू टेक इन। ठीक है, सो प्लीज़ बी वेरी फोकस्ड व्हाइल वी गो थ्रू द वीडियो टुडे। तो ऑफ कोर्स जैसे कि आप देख सकते हैं, एपिसोड 10 इज़ अबाउट द EIC एंड द अर्ली ब्रिटिश टेकओवर इन इंडिया। EIC की फुल फॉर्म है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और BEIC की फॉर्म है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोनों एक ही चीज़ है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये काफ़ी कंफ्यूजन मच जाती है, BEIC और EIC ये दोनों एक चीज़ है, ओके। और EIC और BEIC दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे और एक ही हैं, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट केम इन द टाइम ऑफ जहांगीर, और उन्होंने ज़्यादा दी थी और फिर उन्होंने अपनी ट्रेडिंग डेवलप की थी। तो ये वो वाली कॉन्टेक्स्ट है, दिस वाज अ ट्रेडिंग कंपनी एग्जैक्टली। फिर जो अर्ली ब्रिटिश टेक ओवर इंडिया की बात करेंगे हम, अर्ली ब्रिटिश टेक ओवर इंडिया मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि ब्रिटिश टेक ओवर इन इंडिया बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, इसमें बहुत सी चीज़ें होंगी जो हमने कवर करनी है। आज जो हम बात करेंगे वो हम ब्रिटिश की फ़र्स्ट हैंड इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे कि वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट कहाँ से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, और फिर उनकी इंटरवेंशन एज ए गवर्नमेंट कब इंडिया में देखी गई, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ कि EIC की इन्वॉल्वमेंट, वाई वाज EIC इन्वॉल्व इन इंडिया। अब बैक इन डेज हम सबको ये बात तो पता ही है कि कॉलोनाइजेशन जो थी वो बहुत कॉमन थी। क्या चीज़ कॉमन थी, इधर टाइप करती हूँ मैं, कॉलोनाइजेशन। अच्छा चलिए, कॉलोनाइजेशन जो थी वो बहुत कॉमन थी। और सारी जो हमारी वेस्टर्न वर्ल्ड की सुपर पावर सिटीज़ कंट्रीज थी, ब्रिटेन हो गया, डच हो गए, फ्रेंच हो गया, उनको कॉलोनीज बनाने का बहुत शौक था। तो ईस्ट इंडीज़ की तरफ ब्रिटेन और कॉलोनी बनाना चाहती थी, लेकिन वो ऑलरेडी डच ने बना ली थी इसको अपनी कॉलोनी। जब उन्होंने ऑलरेडी कॉलोनी बनाई थी, अब ब्रिटिश वांटेड कि भाई उनके पास भी थोड़ी कोई पावर है, उनको भी कहीं से जगह मिले, वो भी कोई कॉलोनी बनाए। देन दे टर्न टुवर्ड्स इंडिया या तब के टाइम पे सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, ठीक है। तब दे टर्न टुवर्ड्स सब कॉन्टिनेंट, और उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाने के चक्कर में अपनी इन्वॉल्वमेंट इंडिया में इंक्रीज़ की। दूसरा पॉइंट वाई EIC वाज इन्वॉल्व इन इंडिया वाज द स्पाइस ट्रेड। हम सबको ये पता है कि मुगल एम्पायर में और जो सब कॉन्टिनेंट में उस वक्त जो था, स्पाइसेस का जो ट्रेड था वो बहुत फेमस था। और एट द सेम टाइम जो इंडियन स्पाइसेस थी वो ब्रिटेन और बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत लाइकेबल थी, बहुत लाइक थी। तो स्पाइस ट्रेड एक और चीज़ थी जिसके लिए EIC ने अपनी इन्वॉल्वमेंट शो की इंडिया में। लास्टली अट्रैक्टेड बाई इंडिया वेल, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल्दीस्ट कंट्रीज। एंड वन मोर थिंग जो इंडिया के बारे में थी वो ये थी कि सब कॉन्टिनेंट के बारे में थी कि इट वाज वेरी पॉम्पस, बहुत शो ऑफ था। तो सबको पता था कि जी हाँ, ये सही जानी मानी मुल्क है, तो इसको हमने टारगेट करना है। जब इंडिया वेल्दी कंट्री था तो ऑटोमेटिकली इंडिया के साथ कोई भी लिंक जो था वो दूसरे बंदे को वेल्थ ही प्रोवाइड करता। हेंस इसलिए भी इन्वॉल्वमेंट हुई, बिकॉज इंडिया वाज अ वेरी वेल्दी कंट्री, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अट्रैक्टेड बाय इट, एंड हेंस दे स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ द इंडियंस। ये था जी वाई EIC वाज इन्वॉल्व इन इंडिया। ये तकरीबन 7 मार्क क्वेश्चन आता है आपके पेपर के अंदर, वाई डिड EIC गेट इन्वॉल्व इन इंडिया, ठीक है। और अगर आपने इसके फर्दर पॉइंट देखने हैं तो वो भी बता देती हूँ। एक तो मैंने बात कर लिया कि ईस्ट इंडीज़ के लिए ऑल्टरनेटिव था। दूसरा हमने स्पाइस ट्रेड की बात कर ली। दूसरा एक लार्ज मार्केट थी ब्रिटिश गुड्स के लिए। कैसे, मतलब अगर EIC इधर आती है, अगर ट्रेड शुरू होता है तो ऑफकोर्स एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों होगा। स्पाइसेस उस तरफ जाएंगी तो ब्रिटिश से भी सिर्फ चीज़ें आएंगी, यहाँ से फिर लोग भी वो चीज़ें ख़रीदेंगे, तो अल्टीमेटली ब्रिटिश के लिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट बन गई थी। तो वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट करने के लिए ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि EIC इधर इन्वॉल्व होता, ठीक है। 7 मार्क क्वेश्चन आता है कि वाई डिड EIC गेट इन्वॉल्व इन इंडिया, ठीक है। फिर आते हैं, बात करते हैं EIC's इंट्रूजन। नाउ EIC ने कैसे इंट्रूड किया, हाउ, ये सवाल नहीं आता, ये मैं आपको एक बैकग्राउंड चेक भी क्या कहेंगे, ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। हाउ EIC इंट्रूडेड इन इंडिया, या हाउ दे मेड देयर उन्होंने अपने आप को कैसे वहाँ पे इंटर करवाया।
अब EIC जो थे, they wanted to take over the sea route. India was chaotic. EIC ने उस चीज़ का benefit लिया. They aim to dominate the world market, and also India was a jewel in the crown. Again, how और why दोनों के questions यहाँ पे cater हो रहे हैं. हमने पीछे जो बात की, ये points उधर भी लग सकते हैं. सही है. अब जो EIC थी ना हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी, जब मैंने आपको पहले बताया जहांगीर ने उनको एंटर करवाया था, उसके बाद औरंगज़ेब के टाइम पे काफ़ी इनके थोड़े प्रॉब्लम्स भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे. और उसके अलावा ये था कि EIC जो था वो चाहता था कि सी रूट जो इंडिया का है उसको टेक ओवर कर ले. सी रूट को टेक ओवर करने का मतलब है कि एक किस्म का सारे जो वाटर या सारे जो सी ट्रेड था EIC से टेक ओवर कर रहा था. ठीक है. और दूसरी चीज़ ये थी कि बिकॉज ये अगर आप डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं ना अपने पॉइंट्स की, इधर वाले पॉइंट्स की, तो वो भी आप इधर कर सकते हैं. दूसरी बात ये थी कि ये इंडिया कायोटिक हो सकता, जब आपके पास कोई कमज़ोर चीज़ होती है तो उसको हासिल करना बहुत आसान होता है. अब इंडिया ने यहाँ से अपना ईस्ट इंडी से मार खा ली थी, तो उन्होंने एक वीक टारगेट सर्च किया, और इंडिया उससे काफ़ी वीक था क्योंकि देवर ऑलरेडी इन डिक्लाइन, तो EIC ने उसका भी बेनिफिट लिया. ठीक है. ये इंट्रूजन की बात हो रही है, यानी इंट्रूजन से मतलब पहले तो हमने बात की ना इन्वॉल्वमेंट की कि जी EIC इन्वॉल्व क्यों है इंडिया में. अभी हम इंट्रूजन की बात करें कि EIC ने अपने आप को वहाँ पे सेटल करने का क्यों सोचा, मामलात में इंक्लूड करने का क्यों सोचा. एज अ ट्रेडिंग कंपनी ठीक था, पर व्हाई डिड दे वांटेड टू बिकम मोर देन अ ट्रेडिंग कंपनी, ये बात हो रही है यहाँ पे. इंडिया वाज अ ज्यूल इन द क्राउन, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा ज़रा ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ रिलेट करता है, लेकिन अगर आप इसको EIC के साथ लिंक करना चाहे वो भी गलत नहीं होगा. अ ज्यूल इन द क्राउन, क्राउन से मुराद ये है कि इंडिया जो था वो बहुत एक किस्म का इम्पोर्टेंट स्टेट थी. जस्ट लाइक ब्रिटेन के अंदर बाकी की वेस्टर्न स्टेट थी, इंडिया इस तरफ हमारे ईस्ट एशिया की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट थी. मुगल एम्पायर का बहुत नाम था, मुगल एम्पायर का बहुत नाम था. इन द सब कॉन्टिनेंट्स वन ऑफ द मोस्ट पिवटल एरियाज एट दैट टाइम. तो इसलिए इंडिया वाज कंसिडर्ड अ ज्यूल इन द क्राउन. ठीक है. आगे चलते हैं. अब हम आते हैं एक्चुअल चीज़ों पे. बैटल ऑफ प्लेसी. अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों की. पहले तो मैंने आपको एक किस्म की कहानी सुनाई है, थोड़े क्वेश्चन समझाए हैं कि जो आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं. अब हम आते हैं एक्चुअल कंटेंट पे. बैटल ऑफ प्लेसी. बैटल ऑफ प्लेसी जो थी 1757 में टुक प्लेस. व्हाई डिड बैटल ऑफ प्लेसी टुक प्लेस. अब ये चीज़ आपको आनी चाहिए, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए. ब्लैक होल ऑफ कैलकटा. ठीक है. क्यों पता होना चाहिए ब्लैक होल ऑफ कैलकटा का? क्योंकि इसका जो एक तो इसका जो बैकग्राउंड है ये ज़रूरी है. दूसरा, इसका 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. 4 मार्क का ना सी, कभी कभी इसका 7 मार्क का क्वेश्चन मिल जाता है. व्हाई डिड द ब्लैक होल ऑफ कैलकटा टेक प्लेस. ठीक है. तो ब्लैक होल ऑफ कैलकटा का जो बैकग्राउंड है यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. मैं आपको क्विक बैकग्राउंड चेक दे देती हूँ. उसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि ब्लैक होल ऑफ कैलकटा की आप अपनी बुक से लिंक कर लें. बुक से नहीं भी रीडिंग करते तो आप कहीं से सर्च करके तो ब्लैक होल ऑफ कैलकटा की इन्फॉर्मेशन ले लें. मैं आपको अपनी जैसे बताती हूँ. ब्लैक होल ऑफ कैलकटा जो था ना, कैलकटा एक ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी. ठीक है. और EIC की प्रेसिडेंसी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की. और जो फ्रेंच थे तो, और तब के टाइम में जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला. और जो फ्रेंच थे उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला को प्रोवोक किया कि जी ब्रिटिश को आप खुद जाकर निकालेंगे तो ही वो निकलेंगे. सिराजुद्दौला ने एक बड़ा पहले उन्होंने एक अल्टीमेटम इम्पोज किया बोथ फ्रेंच एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि अपनी जो पावर्स हैं वो लेके यहाँ से चले जाए, कि सब कॉन्टिनेंट में कोई जगह हम नहीं देते किसी फॉरेन इन्वेशन के लिए. सिराजुद्दौला वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नवाब और लीडर एज यू वुड लाइक टू कॉल हिम. बहरहाल जब उसने ये वाला अल्टीमेटम दिया तो फ्रेंच तो पीछे हो गया, लेकिन ब्रिटिश पीछे नहीं हुआ. अब ब्रिटिश पीछे नहीं हुआ तो सिराजुद्दौला कुड हैव वर्क थिंग्स आउट, मगर इंस्टेड ऑफ वर्किंग थिंग्स आउट व्हाट हैपेंड कि फ्रेंच ने उसको प्रोवोक किया कि जब तक तुम इसको बाहर नहीं निकालोगे ये नहीं जाएगा. सिराजुद्दौला गया कलकत्ता, मार्च इन कलकत्ता, फोर्ट ऑफ कलकत्ता, फोर्ट विलियम था उस वक्त, और उन्होंने ब्रिटिश को अनआर्म्ड ब्रिटिशर्स को ही टुक बाय सरप्राइज, और उन सारों को बहुत जिस कहते हैं ना टिरैनिकल मैसेकर था सिराजुद्दौला का कलकत्ता के ऊपर, फोर्ट विलियम के ऊपर. इट्स अ वेरी जिसे कहते हैं ना हार्ट रेंचिंग स्टोरी इफ़ यू लुक इनटू इट.
बहरहाल ये ब्लैक होल कलकत्ता था, और ऑफ कोर्स जब ब्लैक होल कलकत्ता हुआ तो उसके बाद तो द ब्रिटिश वर वेरी एंग्री एंड दे वांटेड रिवेंज। अब तब के टाइम पे हमारे नए नए आए थे सर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जनरल्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। और आपको आगे नाम बहुत सुनने को मिलेगा। ही आल्सो बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आफ्टर द ब्रिटिशर्स टुक ओवर बंगाल एज द प्रेसिडेंसी। अच्छा, तो सिराजुद्दौला जो थे और रॉबर्ट क्लाइव जो थे, बैटल ऑफ प्लेसी इन दोनों के दरमियान में हुई। ये बाय द वे लिख गया, ये बिटवीन था, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में बैटल हुई थी। जो ब्रिटिश थे दे वन। अब हुआ क्या था, प्लेसी क्यों कहते हैं पहली बात इसको, प्लेसी, क्योंकि ये सिराजुद्दौला के एक कैसल हुआ था जो प्लेसी समथिंग से रिलेटेड, कोई फूल थे या कुछ था, ठीक है। पर ये आपसे वो पूछेंगे नहीं, तो इसको प्लेसी इसलिए कहते हैं, बैटल ऑफ प्लेसी। अब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने ऑलरेडी बता दिया था कि हम जंग करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट था। सिराजुद्दौला मार्च किया, उधर आया, उनकी जंग शुरू हुई। अब शुरू में जंग सही जा रही थी, फिर क्या हुआ कि एकदम से बारिश हो गई। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशनाइज थे, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है 7 मार्क का कि नहीं, हाँ, ये क्वेश्चन आ जाता है आपको 7 मार्क का कि व्हाई वाज सिराजुद्दौला अनसक्सेसफुल इन द बैटल ऑफ प्लेसी, या व्हाई डिड रॉबर्ट क्लाइव विन इन द बैटल ऑफ प्लेसी। इस सवाल से रिलेटेड ये होता है कि जो 2-3 पॉइंट्स होते हैं आपके पास। पहली बात तो ये थी बारिश हो गई थी, तो जो इंडियंस थे ना, दे कुडंट कवर देयर वेपन्स इन टाइम। पहली बात, वो अपनी वेपनरी कवर नहीं कर पाए, तो उनकी वेपनरी सारी गीली हो गई और अल्टीमेटली इट बिकेम यूजलेस। दूसरी चीज़, और जो इंडियंस थे वो लोअर ग्राउंड पे थे, तो वो जो मडी एरिया था सारा, वो बारिश से और भी गीला हो गया, तो उनके लिए फाइट करना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। दूसरी चीज़, द ब्रिटिशर्स आर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशनाइज, उनके पास जो वेपनरी थी ना, पहली बात तो ब्रिटिशर्स ने कवर कर ली अपनी वेपनरी। दूसरी बात ये हुआ कि जिनके पास वेपनरी थी वो रेन से इतनी इफेक्टेड नहीं थी, तो अगर वो उनको देर से भी कवर करते तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, और वो हायर ग्राउंड पे थे तो उनके लिए और भी आसान था। और तीसरी चीज़ जो थी वो मीर जाफ़र साहब थे। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला के कज़न भी थे और उनकी इंडियन आर्मी के मेन कमांडर इन चीफ भी थे। अब हुआ ये कि जी वॉर से पहले मीर जाफ़र को बुलाया गया, मीर जाफ़र से डील की गई, उनको कहा गया कि तुम सिराज को रास्ते में सटा दो तो हम तुम्हें नवाब बना देंगे, और यही हुआ। मीर जाफ़र ने बिट्रे कर दिया एंड टाइम पे, वॉर के टाइम पे, और ख़ास तौर पर जब बारिश हुई उसके बाद मीर जाफ़र अपनी आर्मी के साथ, अपने बटालियन के साथ ही लेफ्ट एंड ही बैक्ड ऑफ। जब इतनी बड़ी आर्मी बैक ऑफ कर जाती तो ऑटोमेटिकली सिराजुद्दौला की आर्मी ने हार जाना था, तो वो वहाँ पे डिफीट हो गई सिराजुद्दौला की। तो बैटल ऑफ प्लेसी ये चीज़ थी। अब प्लेसी के बाद दे वर एबल टू टेक ओवर बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बल्कि बक्सर के बाद बिहार और उड़ीसा भी थे, लेकिन प्लेसी के बाद भी हम ये कह सकते हैं। और फिर यहाँ से ब्रिटिश का जो रूल है वो इस्टेब्लिश हुआ। हम क्यों कहते हैं कि रूल यहाँ से इस्टेब्लिश हुआ, वो इसलिए क्योंकि पहले EAC वाज डीलिंग एज अ ट्रेडिंग कंपनी। उनके पास आर्मी थी, लेकिन उस आर्मी को भी एज अ ट्रेडिंग कंपनी देते थे, पैसों पे वापस लेते थे, ऐसे देते थे, फिर वापस लैंड वगैरह पे। लेकिन यहाँ पे दे टुक ओवर इन एंटायर स्टेट एंड दे वर रूलिंग इट, तो दे फाइनली बिकेम द रूलर। बेशक एक सर्टन इंडिपेंडेंट स्टेट के ही, लेकिन दे वर रूलिंग। दैट्स व्हाई वी से ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड स्टार्ट टू देयर रूल। बैटल ऑफ प्लेसी इज वन ऑफ द पॉइंट, जब अगर हम बात करें ना कि वेयर और व्हेन डिड द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर रूल इन द सब कॉन्टिनेंट। फिर अगली वॉर जो थी वो थी 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो थी वो मीर कासिम, मीर जाफ़र के बेटे, नवाब ओहद और शाह आलम II ने प्लान की थी, जो कि उस शाह आलम II वाज द लास्ट मुगल एम्परर, ठीक है। इन तीनों ने आपस में मिल के EAC को इंडिया से बाहर निकालने का प्लान लगाया था। इन्होंने कहा कि जी अब बस हो गई है हमारी। दे वर ट्रूली पैट्रियोटिक फॉर देयर नेशन, और उन्होंने कहा कि अब हम EAC को इंडिया से बाहर निकालेंगे। हाउएवर दे कुड नॉट विन अगेंस्ट द EAC, और वो अनसक्सेसफुल रहे। और उनके अनसक्सेसफुल होने की वजह से ये जो तीनों ने अपनी स्टेट्स भी लूज़ की, ब्रिटिश ने अपनी पावर भी गेन की। सबसे इम्पोर्टेंटली बिकॉज दीज थ्री वर वेरी वेल रिकग्नाइज्ड नवाब्स एंड लीडर्स, शाह आलम II इज़ एन एम्परर। तो ये हुआ कि जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था वो बहुत इंक्रीज़ हो गया वंस
दे लॉस्ट इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो ये बैटल ऑफ बक्सर था, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बैटल इन दोनों में से जो होती है ना वो बैटल ऑफ प्लेसी होती है। बक्सर बहुत रेयरली आपको अपनी बुक में भी बक्सर का बिल्कुल ऐसे हवा में मेंशन मिलेगा। 2-3 बैटल्स हैं आपकी जिनका नाम और डेट आपको याद होनी चाहिए, प्लेसी, बक्सर, आरकॉट, पौंडीचेरी, और एक और बैटल है बैटल ऑफ एक सेकंड मुझे नाम ही भूल गया, मुझे 2 मिनट सोचने। बैटल ऑफ प्लेसी है, नहीं बल्कि ठीक है, बैटल ऑफ आरकॉट, प्लेसी, बक्सर एंड पौंडीचेरी। इनकी डेट्स तो नाम आपको याद होने चाहिए और प्लेसी की डिटेल आपको आनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज दे कैन ऑलवेज आस्क यू के व्हाट हैपेंड कैन यू why did the Britishers why were the Britishers successful in Battle of Plassey, why did Sirajuddaula lose in the Battle of Plassey, बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं, अच्छा बैटल ऑफ बक्सर हो गई। अच्छा इधर एक मैंने स्लाइड मिस कर दी है जो मैंने अभी रियलाइज़ की है, बंगाल एक्सप्लॉइटेशन, ये भी मैं आगे वैसे डिस्कस करती। अच्छा चलें अभी आगे डिस्कस करते हैं। इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश, हाँ मैंने की दिया मेंशन की। अच्छा इंटरवेंशन ऑफ द ब्रिटिश। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ना, अब जैसे जैसे EIC ने अपना कंट्रोल गेन करना शुरू किया ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज़रा अलार्मिंग सिचुएशन है इससे भी। EIC वॉज जस्ट अ ट्रेडिंग कंपनी। जब ब्रिटिश को पता चला कि वो ऑलमोस्ट वो जो ट्रेडिंग कंपनी उन्होंने भेजी थी इधर, और वो इसने स्लोली बट श्योरली इतना कंट्रोल गेन कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और वो सब हो गया। तो ब्रिटिश ने भी अपनी थोड़ी नज़र बिठा ली उस तरफ, पर नज़र बिठाने से कुछ भी नहीं हुआ। जब बंगाल वगैरह कैप्चर हुए ना, तो बंगाल एक्सप्लॉइटेशन के नाम से जो पॉइंट है, जो पूरा आपकी बुक में एक पार्ट है, वो ये है कि करप्शन, रॉन्ग फेवर्स, मिसयूज ऑफ पावर, ये सब शुरू हो गया। अब जो भी था ये तो जहाँ पे भी होगा इट इज़ ईजी आइडेंटिफाइबल, और वो इतनी शदीद थी कि इसको बंगाल एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को इतना यूज़ करना, हद से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाना, ठीक है, कि उसको एक एक्सप्लॉइटेशन का नाम देते हैं। अब ब्रिटिश इस चीज़ को इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। दूसरी बात ये थी कि जब अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो लैंड टेक ओवर कर लिए थे, ब्रिटिश सोचता था कि भाई हम इन ट्रेडिंग कंपनीज के हाथ में लैंड छोड़ देंगे, ब्रिटिश वो भी नहीं कर सकता था। तो अब जब ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी की राइजिंग पावर देखी, तो ब्रिटिश ने कहा अब टाइम आ गया कि हम इंटरवीन करें। तो फिर पहले एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास किया गया 1773 में। जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास किया गया था ना, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी में छोड़ा था कि आप कोई प्रॉपर नॉन करप्ट गवर्नमेंट इशू कर रहे हैं इंडिया के लिए। हाउएवर शायद एक्ट पे नहीं वर्कआउट किया गया होगा, ये इसका कोई एविडेंस नहीं है, एक्ट पे नहीं वर्कआउट किया होगा, या फिर वो करप्शन वाली चीज़ कंटिन्यू रही होगी। तो दूसरा आर्टिकल पास हुआ, फिर इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट। पिट का भी नाम आपकी बुक में होगा, इसकी भी पूरी कहानी है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, वैसे बड़ी मज़े की है। तो इंडिया एक्ट जो है 1784 में इशू किया गया। इस इंडिया एक्ट के अंदर ब्रिटिश ने डायरेक्ट कंट्रोल लिया इंडियन पोजेशंस का। इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश फाइनली स्टेप इनटू द पिक्चर गवर्नमेंट एज अ रूल, एज द एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश फाइनली स्टेप इनटू। अब कंपनी के हाथ में नहीं था इंडिया, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में, उस ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिया स्लोली बट श्योरली स्टार्टेड टू कम, ठीक है। और आते साल ब्रिटिश ने फिर क्या किया। अब इंटरवेंशन की बात करते हैं तो ऑफकोर्स ये पॉइंट्स भी आते हैं, जो चीज़ें ब्रिटिश ने की, जो उनका रूल इस्टेब्लिश करने के लिए ना कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। ये थे कि उन्होंने गवर्नर जनरल अपॉइंट किया और 3 प्रेसिडेंसीज के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल अपॉइंट किया, नहीं सॉरी एक गवर्नर जनरल अपॉइंट किया, मतलब एक रूलर। फिर कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया आर्म फोर्सेस के लिए, और लास्टली पुलिस फोर्स एंड लीगल सिस्टम सेटअप की। अब आप इन 4 चीज़ों को देखें तो दे सेटअप दिस 4 पिलर्स ऑफ अ कंट्री। गवर्नर जनरल पॉलिटिक्स, कमांडर इन चीफ आर्मी, पुलिस फोर्स एंड लीगल सिस्टम जो था ये हमारा लॉ और कोर्टशिप में आ जाता है। ये फाइनल जिसे कहते हैं ना बेल थी रियलाइज़ करवाने के लिए कि हाँ द ब्रिटिश हैव फाइनली एंटर्ड द सब कॉन्टिनेंट एंड आर टेकिंग ओवर, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे, एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल। अब हमने पीछे बात की कि ब्रिटिश ने
अपने एंट्री कैसे मारी है सब कॉन्टिनेंट में हमने बात कर ली। ब्रिटिश ने अपना रूल कैसे बिठाया ये भी बात कर ली कि ब्रिटिश ने अपना रूल इस्टेब्लिश कैसे करना शुरू किया, आर्मी से, पॉलिटिक्स से और लॉ से, 3 फाउंडेशन ऑफ नेशन से। अब बात करते हैं एक्सपेंशन की। ये ब्रीफ एक्सपेंशन है डेट वाइज, बड़ी अच्छी टाइमलाइन है ये, अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो भी ले लें। 1782 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठास के साथ अपनी वॉर एंड कर दी। 1799 में टीपू सुल्तान को मार दिया और 1803 में शाह आलम को ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंदर रूलर करार दे दिया गया। 1818 में मराठास को फाइनली डिफीट कर दिया। फाइनल एनिमी था मराठास ब्रिटिश का, हिंडरिंग देयर कंट्रोल एक्सपेंशन, और ये हो गया। अब इन चारों को अगर मैं डिटेल में बताना शुरू करूं या समझाऊं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी। पहली बार ब्रिटिश ने अपने लिए एक किस्म की जो इंट्रूजन थी मराठास की वो ख़त्म कर दी। ब्रिटिश अगर मराठास के साथ कॉन्स्टेंटली वॉर में रहता तो वो कभी भी अपनी एक्सपेंशन ना लीड फॉरवर्ड कर सकता होता। वो एक वॉर को पहले निपटाता फिर दूसरे के पास आता ना, मगर अगर वो मराठास के साथ कॉन्स्टेंटली वॉर में रहता तो वो तो ये कर ही नहीं सकता था। 1799 में टीपू सुल्तान को मार दिया। टीपू सुल्तान वाज द किंग ऑफ मैसूर। अभी हम आगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। टीपू सुल्तान को मारने का मतलब था मैसूर वाज वन ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट्स दैट रोज आफ्टर द एम्पायर वेंट इनटू डिक्लाइन एंड टीपू सुल्तान वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। ब्रिटिश को काफ़ी दफ़ा डिफीट किया और टीपू सुल्तान का नाम इधर इससे हाईलाइटेड है कि क्योंकि मैं हाईलाइट खुद करती हूँ। टीपू सुल्तान का नाम इसलिए इधर हाईलाइटेड है क्योंकि टीपू सुल्तान जो था ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रेजिस्टेंस इन द वे ऑफ द ब्रिटिश। अगर ब्रिटिश ने एक एक करके सब कॉन्टिनेंट की स्टेट्स पे लेना था ना कंट्रोल एक्सपेंशन के लिए, तो मैसूर वाज वन ऑफ द स्टेट्स उनको कैप्चर करनी पड़ी थी क्योंकि टीपू सुल्तान वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। हिज आर्मी वाज आल्सो द वन जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी क्योंकि उसने वेस्टर्न आर्मी से वेस्टर्न टेक्निक से अपनी आर्मी को ट्रेन किया हुआ था। फिर 1803 में शाह आलम वाज द लास्ट मुगल रूलर, मुगल एम्परर बेसिकली, जो कि जब ये रूल चल रहा था ना तब की बात कर रही हूँ मैं। बाबर जो थे वो भी बाद में आते हैं, ठीक है। शाह आलम जो था वो लास्ट था और हुआ ये कि ब्रिटिश ने मार्च किया दिल्ली के अंदर और उन्होंने कहा कि ये रूलर जो है हमारी प्रोटेक्शन में है, उसको फोर्स किया। जब आप किसी की प्रोटेक्शन के अंदर आ जाते तो ऑटोमेटिकली दैट पर्सन बिकेम्स योर मास्टर और दैट पर्सन बिकेम्स द वन हु कंट्रोल्स यू। सीधी सी बात है। जब शाह आलम ब्रिटिश के प्रोटेक्शन के अंदर आ गए तो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश दे वर द बैक हैंड रूलर्स ऑफ द मुगल एम्पायर, ठीक है। लास्टली मराठास डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश ने अपने वंस एंड फॉर ऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन इन्वेडर को ख़त्म कर दिया। फॉरेन इन्वेजन्स की बात करें तो मराठास के साथ ये पॉइंट बड़ा अच्छा प्यारा लिंक होता है कि जो फॉरेन इन्वेजन्स थी ब्रिटिश को अपना रूल बिठाने के लिए फॉरेन इन्वेजन्स को पहले ख़त्म करना ज़रूरी था। हमने 4 फॉरेन इन्वेजन्स पढ़ी हैं। अहमद शाह अब्दाली की, अफगान थे, हाँ अफगान, फिर पर्शियंस, फिर ब्रिटिशर्स और ये मराठास ख़त्म कर दिए। पर्शियंस खुद ही चले गए थे, अफगान से भी खुद ही अपना साइड कर लिया था, ठीक है। लास्टली ब्रिटिश रह गए थे जो जिनकी बात अभी हमने कर ली है। अब हम एक एक करके एक्सपेंशन को डिटेल में पढ़ेंगे। एनेक्सेशन ऑफ सिंध, ये देखिए जी। एनेक्सेशन ऑफ सिंध का पहले बैकग्राउंड बात करते हैं क्योंकि बैकग्राउंड अगर हमने नहीं डिस्कस किया तो हमें एनेक्सेशन से रिलेटेड कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है क्योंकि सवाल मोस्टली बैकग्राउंड से आते हैं। बैकग्राउंड ये है कि द ब्रिटिश वांटेड टू टेक ओवर अफगानिस्तान बिकॉज दे वर fearful of the Russian expansion. They wanted Ranjit Singh's support, but he was in support of Kabul being independent. However, rebellion in Afghanistan caused the defeat of the British troops. अब इसका आफ्टर इफेक्ट क्या था? डिफीट के बाद जो ब्रिटिश थे, पहली बार तो इट वाज अ शेमफुल डिफीट। उनको लगता था कि जी हम बहुत माहिर हैं, हमें तो इंडिया में कोई डिफीट ही नहीं कर सकता, हमें इंडिया के बाहर भी कोई डिफीट नहीं कर सकता। खासतौर पर ये वाले ट्राइबल कह रही हूँ, ट्राइबल टेरिटरी से बिल्कुल भी डिफीट नहीं कर सकी। मगर अफगानिस्तान की रेबेलियन ने ब्रिटिश के सारे ट्रूप्स को मार दिया था, ठीक है। तो ना सिर्फ ये उनके लिए शर्मनाक था, इट ऑल्सो हर्ट्स देयर ईगो एंड प्राइड, ठीक है। फिर उनके लिए लॉस बहुत बड़ा था। क्यों वो लॉस बहुत बड़ा था? क्योंकि सारों को लगा था कि उनके लिए लॉस इसलिए बड़ा था क्योंकि मैंने जैसे बात की रशियन एक्सपेंशन की, जो उनका फियर था वो बढ़ता जा रहा था। और अगर अफगानी से ब्रिटिश को डिफीट करिए तो फिर रशियन को और भी ईजिली एडवांस कर सकते थे, ये सोच के चलो ब्रिटिश सामने से निकल गए।
लास्ट इट वॉज कंसिडर्ड अ वीकनेस। ब्रिटिश ने अपना काफ़ी टैका बिठाया हुआ था सब कॉन्टिनेंट के अंदर। पीछे चंद एक्सपेंशन पड़ी हैं उनके हिसाब से, तो आपको पता चल रहा होगा। और ये जब अफगानी से उनको इतनी बुरी डिफीट दे दी, तो फिर तो उनको लगा कि सब सोच रहे हैं कि हम बहुत वीक हैं, तो ब्रिटिशर्स को तो बड़ी मत लगी। अब ये जो 3 रीजंस हैं ना, जो आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ फेलियर एट अफगानिस्तान थे, ये रीजंस बने फॉर दी एनेक्सेशन ऑफ सिंध। तो जब 7 मार्क क्वेश्चन आता है, वाई वाज सिंध एनेक्स्ड, वेरी कॉमन क्वेश्चन, वाई वाज सिंध एनेक्स्ड, 7 मार्क क्वेश्चन, उसमें आप ये तीनों रीजंस बड़े आसानी से लिख सकते हैं। फिर अब बात करते हैं एक्चुअल एनेक्सेशन की, ठीक है। अब जब ये सिंध के एनेक्सेशन की बात आती है ना, तो काफ़ी पॉइंट्स आ जाते हैं। पहली बात तो उन्होंने अपनी प्रेस्टीज रीगेन करनी थी। दूसरी बात, उन्होंने अपना पावर वापस रीएस्टैब्लिश करनी थी, अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी डिवाइड एंड रूल वाली जारी रखनी थी। तीसरी चीज़ जो उनको लग रही थी, दूसरी चीज़ जिनको उनको डर था वो रशियन एक्सपेंशन का था, ठीक है। चौथी चीज़ जो उनका डर था वो रंजीत सिंह था। अच्छा, रशियन एक्सपेंशन का जो पॉइंट है वो हम सिंध की तरफ नहीं डालेंगे, वो अफगानिस्तान की तरफ ही रहने दें। इस सिंध वाली जगह में हम लोग रशियन एक्सपेंशन की जगह रंजीत सिंह की एक्सपेंशन पॉलिसी की बात करते हैं कि रंजीत सिंह की भी एक्सपेंशन पॉलिसी थी जो इसने ब्रिटिश को एक किस्म का डराया हुआ था, बिकॉज रंजीत सिंह ने पहले ब्रिटिशर्स को मना कर दिया था उनकी हेल्प करने से, अफगानिस्तान कैप्चर करने से। तो इसलिए फिर उनको डर था कि अब रंजीत सिंह कहीं सिंध की तरफ अपनी स्टेट नया एक्सपैंड करें। अब ये कैसे किया? सर चार्ल्स नेपियर, काफ़ी नाम सुना होगा आप लोगों ने, अपनी बुक में भी पढ़ा होगा, ये पूरी बुक में आपकी स्टोरी है। ये जो अमीर ऑफ सिंध थे, यानी जो सिंध के रूलर्स जिनको हम कहते थे, उनके साथ ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी साइन की हुई थी, जिस ट्रीटी के बेसिस पे उन दोनों स्टेट्स के दरमियान में पीस थी, ब्रिटिशर्स और अमीर्स के दरमियान में पीस थी। हाउएवर, अब वो ट्रीटी फ्रेंडशिप अगर टूट जाती तो ईजिली ब्रिटिशर्स को अटैक। अब अगर ब्रिटिशर्स वो ट्रीटी तोड़ते तो ये तो ब्रिटिशर्स के पार्ट पे गलत होता। तो ब्रिटिशर्स ने उल्टा आमिर ऑफ सिंध को प्रोवोक किया कि वो कुछ ऐसा करें जिससे ट्रीटी टूट जाए, और यही हुआ। आमिर को प्रोवोक किया, उन्होंने ब्रिटिश प्रेसिडेंसी पे अटैक कर दिया। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी पर अटैक किया तो ब्रिटिशर्स ने वापस रिटेलिएट किया। ब्रिटिशर्स तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे और उन्होंने सिंध को टेक ओवर कर लिया। वाई वॉज एनेक्सेशन ऑफ सिंध शेमफुल, कंसिडर्ड शेमफुल? बहुत कॉमन 7 मार्क क्वेश्चन, वाई वॉज द एनेक्सेशन ऑफ सिंध शेमफुल? ये एनेक्सेशन ऑफ सिंध जो है आपके पूरे सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट आती है, सारी एनेक्सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एनेक्सेशन ऑफ सिंध है। वाई वॉज इट शेमफुल? फर्स्टली बिकॉज द आमिर्स आर प्रोवोक्ड टू ब्रेक द ट्रीटी। आमिर्स पर्सनली नहीं करना चाहते थे, दे वर वेरी लॉयल टुवर्ड्स द ट्रीटी, बट दे वर प्रोवोक्ड बाय द पीपल ऑफ द ब्रिटिश। सर चार्ल्स नेपियर दे वर प्रोवोक्ड। इसमें आप सर चार्ल्स नेपियर का वो डायलॉग भी डाल सकते हैं, आई हैव सिन, और एक और डायलॉग आपकी बुक्स में है जो कि मेरे सामने है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। वी हैव नो राइट टू बिसीज सिंध, येट वी शुल डू सो इन अ वेरी एडवांटेजियस यूजफुल ह्यूमन पीस ऑफ रास्कैलिटी इट विल बी। तो आप ये डायलॉग्स भी डाल सकते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन में व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोवोकिंग द आर्मर्स, ठीक है। फिर इट वाज डन ओनली टू रिस्टोर प्राइड। कोई फर्दर एडवांटेज नहीं था सिंध को टेक ओवर करने का, क्योंकि सिंध ऑलरेडी आपके साथ पीस में था, सिंध ऑलरेडी आपके साथ कोलैबोरेटिव था, कोऑपरेटिव था। लास्टली इट वाज अ मैसेकर अगेंस्ट अनआर्म्ड पीपल। जब आमिर ने आपके ऊपर अटैक किया तो ब्रिटिशर्स ने सिंध पे अटैक किया। सिंध पे अटैक करने का मतलब था उन्होंने स्टेट टेक ओवर करने की कोशिश, और जो लोग थे सिंध के वो तो बेचारे दे वर अनआर्म्ड एंड दे वर इंटायरली इनोसेंट। तो ये इसलिए एनेक्सेशन ऑफ सिंध जो थी वो शेमफुल कंसिडर की जा रही थी। एनेक्सेशन ऑफ पंजाब एंड NWFP, अगेन अ वेरी नॉट सो इम्पोर्टेंट टॉप सेक्शन या पार्ट। इसमें आपने एक ब्रीफ रिमेम्बरेंस रखनी है कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं एक्सेशन पंजाब एंड NWFP, ये एक्सपेंशन के क्वेश्चन में आते हैं 14 मार्क एक्सपेंशन में, या फिर 7 मार्क में भी आ जाता है कि हाउ डिड ब्रिटिश एक्सपैंड देमसेल्व्स ओवर द सबकॉन्टिनेंट इन द अर्ली ईयर्स, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एक्सेशन ऑफ पंजाब ये थी कि जब रंजीत सिंह की डेथ हुई तो पंजाब जो था वो अब खुला था। जो सिक्स थे उनके रूलर्स आपस में इंटरनल बहुत वीकनेस थी, सिक्स में वो आपस में लड़ रहे थे कि अब कौन रूलर बनेगा। अब यहाँ पे रूलर्स तो लड़ रहे थे, वहाँ पे एक और डर भी था कि अब ब्रिटिश ना कहीं एनेक्स कर दे, क्योंकि अभी भी ब्रिटिश ने सिंध को भी एनेक्स किया था। तो उस डर में ना सिक्स ने ब्रिटिशर्स पे अटैक कर दिया।
वो बैटल थी आलेवाल की, इट इज़ नोन एज द बैटल ऑफ आलेवाल, इधर ये लिखा हुआ है। और इस बैटल के अंदर ब्रिटिशर्स ने ईजिली सिक्स को डिफीट कर दिया। जब सिक्स को डिफीट किया तो ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई, जो कि अगेन एक पीस ट्रीटी थी, और वो साइन होगी तो थोड़ा सा सुकून था। हाउएवर इट डिड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, क्योंकि सिक्स ने दोबारा अटैक कर दिया ब्रिटिशर्स के ऊपर, और इस बार ब्रिटिशर्स ने सिक्स को डिफीट कर दिया। अब ट्राइबल टेरिटरी और ड्यूरेंट लाइन, ये काफ़ी बच्चों को ये चीज़ कंफ्यूज करती है। ऑनेस्टली मेरी बात माने तो आप इस पर फोकस भी ना करें तो इट वॉन्ट मेक अ ह्यूज डिफरेंस। पर ट्राइबल टेरिटरी और ड्यूरेंट लाइन की जो बात है, NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर जो था हमारा प्रोजेक्ट के लिए लगता है आगे, ठीक है। ऐसे NWF यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते थे। ये सिख को टेक ओवर करने के बाद नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बन गया था वो एरिया, ठीक है। जो ट्राइबल टेरिटरी और ड्यूरेंट लाइन की बात है, ये वाली जो गप है वो ये है कि जो अफगान थे और जो सिख रीजन था यानी पंजाब का रीजन था, उसके इधर उधर ना काफ़ी ट्राइबल टेरिटरीज थी। ब्रिटिश थे, दे डिड नॉट वांट कि ये ट्राइबल टेरिटरीज हमें इशू करें। तब थे हमारे पास सर ड्यूरेंट मॉर्टिमर, सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट थे कि ड्यूरेंट मॉर्टिमर थे, पर उन्होंने अपनी साइंटिफिक नॉलेज और नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी के थ्रू जो है मैपिंग करने के बाद साइंटिफिक लाइंस बनाई, बाउंड्रीज बनाई, और बाउंड्रीज बनाने के बाद उन्होंने अफगान के साथ ट्रीटी तो नहीं कहूँगी, उन्होंने उनके साथ बात की, उनको समझाया। अफगान में जो ट्राइबल टेरिटरी थी उनको समझाया, उनको बताया कि जी ये आपकी टेरिटरी है, ये हमारी टेरिटरी है, और ये डिसाइड हुआ म्यूचुअली कि ना जो ट्राइबल पीपल जो है वो हमारी टेरिटरी में इंटरफेयर करेंगे और ना हम ब्रिटिश आपकी टेरिटरी में इंटरफेयर करेंगे। तो ड्यूरेंट लाइन और ट्राइबल टेरिटरी का जो लिंक है वो ये है कि जी इट वाज अ सॉर्ट ऑफ बॉर्डर जो इससे क्रिएट होता है ताकि कोई इंटरफेरेंस ना हो, ना ट्राइबल टेरिटरीज के मामलों में ना ब्रिटिशर्स के मामलों में, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड्स मोस्ट बेसिक ईजीएस्ट जो भी पढ़ेगा सबको डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड्स आता है। इसकी बेसिक डेफिनेशन यही है, या फिर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड्स था वो यही था कि व्हेन अ रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर टू द लैंड इट वुड बी सीज्ड बाय द ब्रिटिश। रूलर डाइड का मतलब ये है कि जब आपका लेट्स सपोज आपका एम्परर मर जाता है, उसका कोई बेटा नहीं है, उसका कोई नेचुरल हेयर, यानी नेचुरल हेयर उस टाइम पे बेटे ही थे सारे, अगर किसी एम्परर का बेटा नहीं है तो लैंड उससे ले लिया जाएगा। बेटा, नेचुरल हेयर का मतलब बेटा है, नेचुरल हेयर का मतलब कोई भाई का बेटा वगैरह नहीं हो सकता, भाई हो सकता है, भाई का बेटा वगैरह नहीं हो सकता, ठीक है। हाउएवर अच्छा ये तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड्स बनाया था ना एक्सपेंशन के लिए, एक एक्सपेंशन पॉलिसी है। हाउएवर ये मिसयूज किया गया था ये डॉक्ट्रिन, कैसे कि इवन द पीपल हु डिड हैव अ नेचुरल हेयर आफ्टर द डेथ ऑफ द रूलर, इवन द लैंड्स दैट डिड हैव अ नेचुरल हेयर, ब्रिटिश फिर भी उनको वन वे और अनदर सैबोटाज कर लेती थी। इसकी एग्जांपल थी ओध की, कैसे कि जब नवाब ऑफ ओध डाइड तो ही हैड अ सन and he had a son and he had all the reasons कि सन easily उसका लैंड ले ले। यही रूल है कि अगर नेचुरल एयर है तो वो लैंड ले ले। बहरहाल ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उन्होंने जो नवाब था पहला उस पर काफ़ी एक्यूजेशंस लगाई और कहा कि नहीं ये तो रूल करने के काबिल ही नहीं है, और लैंड खुद टेक ओवर कर ली। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड्स था। अच्छा अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने एक्सपेंशन और द अर्ली एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स पढ़ी है, ठीक है। आई होप आपको ये अभी तक की सारी बातें समझ आई होंगी, जो नहीं समझ आई प्लीज़ डू मेंशन द कमेंट्स बिलो, मैं साथ साथ जवाब दूंगी। ये जो हमने सारे ऊपर साइड्स पढ़ी हैं, सारे ऊपर पॉइंट्स पढ़े हैं, ये हमने अर्ली एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पढ़ी है, ठीक है, कि वो कैसे एंटर हुए, फिर उन्होंने कैसे एक्सपैंड किया अपने आप को अर्ली ईयर्स में। अब हम बात करते हैं दो इंडियन रेजिस्टेंसेस की। टीटू मीर का 4 मार्क क्वेश्चन बहुत कॉमन है। हु वाज टीटू मीर? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 4 मार्क क्वेश्चन इसका। आई एम श्योर आप सबको भी पता होगा। जो दो लोगों की मैं अभी बात करूंगी वो हैं टीटू मीर और टीपू सुल्तान। काफ़ी लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि इनकी डिफिनेशन अलग से दी जाए। टीटू मीर का रियल नेम सैयद मीर निसार था। जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हुए 5 पॉइंट्स लिखे हुए, ये इजीली आपके 4 मार्क क्वेश्चन में आपको हेल्प कर देंगे। आप एज इट इज़ ये पॉइंट्स लिख दें, आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। टीटू मीर का रियल नेम सैयद मीर निसार था और ये एक पेजेंट था, ही वॉज अ वेरी लोकल बंगाली जो कि कॉलोनियल ऑपरेशन की अगेंस्ट है। कॉलोनियल ऑपरेशन से क्लियरली मुराद क्या है, जो पेजेंट्स थे या जो रूलर्स थे, जो कॉलोनीज के रूलर्स थे, जो टायरेनिकल रूलर्स थे, अच्छे रूलर्स थे नहीं, इट सेज ऑपरेशन,
जो टायरेनिकल रूलर्स थे उनके अगेंस्ट था। टीटू मीर ने शुरू में ही यूज्ड टू हेल्प फार्मर्स अगेंस्ट दी टायरेनिकल पेवेंट्स। फिर ही रेज्ड एन आर्मी 150,000 फॉलोअर्स। जब इसने आर्मी रेस कर ली तो इसने नारकलबेरिया में अपना फोर्ट इस्टेब्लिश किया। फोर्ट इस्टेब्लिश करने के बाद ही वॉज ईजिली एबल टू डिफीट द ब्रिटिश वंस, बट ओनली वंस, सिंस टीटू हैड अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। और उसके अलावा भी टीटू वॉज फ्रॉम द ओल्ड एरा, तो जो ब्रिटिश थे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए थे उसके सामने, तो ही कुडंट फाइट अगेंस्ट द मॉडर्न वेपनरी ऑफ द ब्रिटिश एंड ही वाज डिफीटेड। ये टीटू मीर की कहानी थी। दिस इज हु टीटू मीर वाज। मैं भी आपको दोबारा बताऊंगी आगे जाके कि वाई आई वाज डिस्कसिंग टीटू मीर एज वेल। फिर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हीरो यार, अब लेजिट हीरो। ही वाज द सुल्तान ऑफ मैसूर एंड द सन ऑफ हैदर आमिर। हैदर आमिर की हमने बात की थी, वाज द गाय जिसने मैसूर को अलग कर लिया था, इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया था। अब he was a formidable enemy of the British, defeated them several times, a French ally, and army was well trained with Western expertise, and he was right protecting his state. ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए अगेन आप इसको 4 मार्क में इजीली यूज़ कर सकते हैं। टीपू सुल्तान से रिलेटेड काफ़ी सवाल आते हैं पेपर के अंदर, बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेल रिकग्नाइज्ड पर्सनैलिटी। ठीक है, फॉर्मिडेबल एनिमी ऑफ द ब्रिटिश। अब बात करते हैं टीपू एंड हिज फादर बोथ हेटेड द ब्रिटिश। तो और इनकी एम्पायर उतनी ही स्ट्रॉन्ग थी जितनी ब्रिटिशर्स की थी और जितनी मुगल्स की थी, एंड दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी एज वेल। टीपू की जो आर्मी थी इट वाज ट्रेन्ड बाय द फ्रेंच आर्मी, तो ऑटोमेटिकली उनको ब्रिटिशर्स और वेस्टर्न टेक्निक सारी आती थी, एक्सपर्टीज सारी आती थी। तो ब्रिटिशर्स को काफ़ी दफ़ा टीपू ने डिफीट किया है, काफ़ी दफ़ा। हाउएवर एक दफ़ा एक अनएक्सपेक्टेड अटैक की जिससे ही वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स। वो पूरा प्रोपेगेंडा लीड किया गया था टीपू के अगेंस्ट जब ही वाज डिफीटेड डाइंग he died while fighting for his state। बल्कि अगर आप अपनी बुक में देखें तो टीटू मीर के ऊपर जो स्टोरी है उसमें एंड में ब्रिटिशर्स के कमेंट्स भी लिखे हुए हैं कि हाउ अमेजिंग ही वाज। ठीक है, अब ये टीटू मीर और टीपू सुल्तान की बात होगी, 2 पर्सनालिटीज जिनका आपको पता होना चाहिए ड्यूरिंग दिस ब्रिटिश एक्सपेंशन, अर्ली ब्रिटिश एक्सपेंशन। अब बात करते हैं वीकनेसेस ऑफ इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश। हाई ब्रिटिश वाज एबल टू कैप्चर इंडिया, या व्हाई ब्रिटिश वाज एबल टू एस्टैब्लिश इट्स रूल इन इंडिया सो अर्ली ऑन एंड सो इजीली। जो नए मुगल रूलर्स थे पहली बात वो इनकॉम्पिटेंट थे। इनकॉम्पिटेंट रूलर्स को आसानी से कोई भी गिरा सकता है, तो ये एक वीकनेस थी। दूसरी मुगल वीकनेसेस थी वो आसानी से सबके सामने आ गई। अब मुगल वीकनेसेस में आप क्या लिख सकते हैं एलैबोरेशन में, मीर जाफर की एग्जांपल दे दें कि ये मुगल एक वीकनेस थी कि देवर लॉट ऑफ ट्रेटर्स इन द मुगल एम्पायर। तो ब्रिटिशर्स ने ईजिली मुगल वीकनेसेस पे पिकअप किया और उनको एक्सप्लॉइट किया मुगल के अगेंस्ट। ठीक है, फिर एम्पायर वाज ऑलरेडी इन डिक्लाइन। जब एक एम्पायर पहले ही गिर रही है तो किसी ने आके उस पर पैर रख दिया तो वो तो पूरी तरह गिर जाएगी। ठीक है, फिर जब ब्रिटिशर्स अर्ली आए थे ना तो दे ईजिली मिंगल्ड एंड गेन सपोर्ट अमंग द लोकल पब्लिक। वो उनके लाइफस्टाइल के साथ उन्होंने अडैप्ट, उनका कल्चर अडैप्ट किया, लोगों को ट्रस्ट करवाया अपने ऊपर। और जब लोगों को ट्रस्ट करवाया अपने ऊपर तो ब्रिटिश ने अपनी एक मोनोपोली बिठा ली। मतलब जब लोगों को उन पर ट्रस्ट होना शुरू हुआ तो अगेन दे गेन फॉलोअर्स। गेनिंग फॉलोअर्स क्लियरली मेंट कि वो अपनी एक प्रॉपर आर्मी बिल्ड कर सकते थे, एंड दे डिड बिल्ड एन आर्मी। ये इसी ने भी अपनी आर्मी बनाई थी। ठीक है, लास्टली द ब्रिटिशर्स वर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशनाइज्ड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। जो मुगल्स थे दे वर ऑल्दो वो मिलिट्री जो उनकी एक्सपर्टीज़ थी वो बहुत अनमैचेबल थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। पर पहली बात वॉर्स के बाद, दूसरी बात औरंगजेब की वॉर के बाद, दूसरी बात लॉ ऑफ सक्सेशन के लिए जो वॉर्स हुई थी, 7 सक्सेशन वॉर्स, उनकी बात तो एक तो उनकी आर्मी भी पूरी तरह फारिग होगी, तो दूसरी ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशनर्स थे। जो मुगल्स थे दे वर ऑल अबाउट ओल्ड एरेस, ऑल अबाउट ट्रेडिशन। तो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स का अपर हैंड था क्योंकि उनके पास वो वेपनरी थी जो ब्रिटिशर्स के पास नहीं थी, उनके पास वो टेक्निक्स और टैक्टिक्स थी जो ब्रिटिशर्स के पास नहीं थी। तो ईजिली ब्रिटिशर्स वन अगेंस्ट इंडियंस। अब ये सवाल 2 तरीके से आता है कि वाई टेल अस अबाउट द ब्रिटिश स्ट्रेंथ्स अगेंस्ट इंडियंस, और एक आता है टेल अस द वीकनेस ऑफ इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। आप इनको दोनों तरह लिख सकते हैं। ठीक है, न्यू मुगल रूलर्स और इनकॉम्पिटेंट आप वीकनेसेस में लिखें और सक्सेसेस में लिखें द ब्रिटिश रूलर्स वर ईजिली एबल टू
lure the incompetent Mughal rulers and completely defeating them. ठीक है. वीकनेस ऑफ इंडियंस आप देखें कि मुगल वीकनेसेस थी, ट्रेडर्स मुगल वीकनेस थी. स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश में लिखें कि दे रिकग्नाइज द मुगल वीकनेसेस. ठीक है. तो ये ऐसे आपने वीकनेस और सक्सेस का जो क्वेश्चन है वो डील करना है. फिर सक्सेसफुल इंडियन रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश. अभी हमने ऊपर मैंने आपको 2-3 लोगों की 4-5 लोगों की लाइन में बताई है बातें जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया है या जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपना टैका बिठाए रखा है. और जो द ओनली रीज़न मैंने आपको टीटू मीर और टीपू सुल्तान को बताया था वो इसलिए बताया था. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 14 मार्क क्वेश्चन आता है इसका कि हाउ सक्सेसफुल वर द इंडियन रेजिस्टेंसेस अगेंस्ट द ब्रिटिश. और इसके पार्टीशन ऐसे होते हैं कि आपने इंडियन रेजिस्टेंसेस एक साइड पे लिखनी होती है और दूसरी साइड पे आपने ब्रिटिश की सक्सेसेस लिखनी होती हैं. फिर अब बात करते हैं रेजिस्टेंसेस की. औरंगज़ेब की रेजिस्टेंसेस ये भी डिपेंड करता है कि सवाल पे. अगर वो आपसे आफ्टर औरंगज़ेब पूछ रहे हैं तो आपने आफ्टर औरंगज़ेब बताना है. अब प्लीज़ टाइमलाइन पे ज़रा ध्यान कीजिएगा. टाइमलाइन वाले सवाल आते हैं उनके लिए आपको थोड़ी सी डेट याद करनी पड़ेंगी या रिमेंबर याद रखनी पड़ेंगी. ठीक है. औरंगज़ेब की वॉर की डेट याद कर लें फिर आपको और कोई टाइमलाइन की डेट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. 1686 में औरंगज़ेब की वॉर हुई थी. अगर आपको 1700 के बाद की बात करते हैं तो फिर आप औरंगज़ेब की बात नहीं करेंगे. मगर वो आपको कोई टाइमलाइन नहीं देते तो आप औरंगज़ेब की आसानी से बात कर सकते हैं. औरंगज़ेब की वॉर क्या हुई थी? EIC वांटेड टू टेक कंट्रोल. वो और उन्होंने ना सही करेंसी भी बना ली थी अपने पैसों की. तो औरंगज़ेब लेड एन आर्मी अगेंस्ट देम. उनकी लड़ाई हुई. हाउएवर लड़ाई होने के बाद उन्होंने काफ़ी माफ़ी मांगी और उन्होंने ट्रीटी साइन की फिर और साथ ही साथ जुर्माना भी भरा. तो ये औरंगज़ेब की वॉर थी. वाई इट वाज अ सक्सेसफुल रेजिस्टेंस? ऑफ कोर्स ब्रिटिशर ने घुटने टेके हैं औरंगज़ेब के सामने. ऑफ कोर्स इट इज़ अ सक्सेसफुल रेजिस्टेंस. फिर सिराजुद्दौला अगेन ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता का. अच्छा, सिराजुद्दौला के 2 एनालिसिस बनते हैं, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता और एक प्लेसी. प्लेसी में कैसे आप दे सकते हैं सिराजुद्दौला की एग्जाम्पल. ऑल्दो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी ये वाला पॉइंट, इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है ये. ठीक है. आई वुड सजेस्ट कि आप ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के साथ स्टिक करें. मगर फिर भी अगर प्लेसी की एग्जाम में आपने एनालिसिस देना है तो आप ये एनालिसिस दे सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लेसी में अगर सिराजुद्दौला मीर जाफ़र ने उसको ना बिट्रे किया होता तो दे कुड हैव इजीली टेकन ओवर द और डिफीटेड द ब्रिटिश. या फिर वो हेड टू हेड एक फाइट करते हैं ब्रिटिश के साथ. ठीक है. हैदरा मैंने टीपू सुल्तान, मैंने आपको ऑलरेडी अभी ऊपर टीपू की सारी स्टोरी बताई है एंड हाउ ही वाज एबल टू रेजिस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. आपने वही सारी चीज़ उधर लिखनी है. ये नहीं लिखना है कि ही डाइड प्रोटेक्टिंग द ब्रिटिश, पर आपने उसकी रेजिस्टेंस की बात करनी है. आपने उन टाइम्स की बात करनी है जब टीपू डिफीटेड द ब्रिटिश. ठीक है. रंजीत सिंह की जो इसका एनालिसिस होता है वो ये होता है कि द ब्रिटिशर्स वर नॉट एबल टू टेक पंजाब ओवर अंटिल रंजीत सिंह डाइड. एंड इट वाज ओनली आफ्टर रंजीत सिंह के ब्रिटिशर्स ने पंजाब को एनेक्स करने का सोचा भी था. जब तक रंजीत सिंह था द ब्रिटिशर्स कुड नॉट. दूसरा इसका एनालिसिस होता है कि ब्रिटिशर्स वर ऑलवेज फेल्ट थ्रेटन्ड बाय रंजीत सिंह. दिस इज अ फैक्ट. Always felt threatened by Ranjit Singh. The real reason they annexed Sindh, one of the real reasons they annexed Sindh was because they were scared of Ranjit Singh's expansion and they thought they could not be able to control that expansion. तो रंजीत सिंह भी एक बहुत सक्सेसफुल इंडियन रेजिस्टेंस है कि जब तक वो बंदा मरा नहीं उसकी स्टेट ब्रिटिश नहीं टेक ओवर कर पाई. एंड टीटू मीर अगेन, टीटू मीर की भी रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है क्योंकि उसने भी ब्रिटिश को डिफीट किया है. जिन लोगों ने ब्रिटिश को कहीं भी एक जंग में भी डिफीट किया है उनकी रेजिस्टेंस काउंट होगी बिकॉज दैट इज रेजिस्टेंस. ठीक है. तो ये जी आई गेस हाँ जी ये हमारे आज के एपिसोड थी EIC एंड अर्ली ब्रिटिश टेक ओवर इन इंडिया एंड एक्सपेंशन. बेसिकली ये टेक ओवर एक्सपेंशन एक ही वर्ड होता है. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. आई होप इट वाज इन्फॉर्मेटिव एंड आई होप कि आपको थोड़ी नॉलेज मिली होगी अपने सेक्शन 1 से रिलेटेड. हमने तकरीबन इस चैप्टर के साथ हमने अपने सेक्शन 1 को नियरली इनक्लोज कर दिया है क्योंकि बेसिक चीज़ें जो सेक्शन 1 में थी वो डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर और टेक ओवर ऑफ द EIC ही है. और भी कुछ चीज़ें हैं लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है. ये जो बेस चीज़ें हैं ना, एज लॉन्ग एज यू नो दीज आपको आगे मसला नहीं होगा. अब आगे हमारे पास सिर्फ जो है वो पर्सनैलिटीज़ और लैंग्वेजेस का चैप्टर रह गया सेक्शन 1 में. उसके बाद ये सेक्शन 1 कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा. आई होप यू एंजॉयड. अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो मेक श्योर यू कमेंट डाउन बिलो. आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज विद इट एंड आंसर क्वेरीज. अगर आपको पर्सनली हमें
कॉन्टैक्ट करनी तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए, लाइव क्लासेस हैव बीन 1-to-1 क्लासेस, फ्री ऑनलाइन 1-to-1 क्लासेस, देयर इज़ नॉट इवन अ पेनी दैट वी कॉस्ट, तो आप उसके लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वी प्रोवाइड देम ऑल द टाइम, ठीक है। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ डू कमेंट अंदर आप और किस किस्म का कंटेंट देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे। वी ट्राई टू अपडेट एज रेगुलरली एज पॉसिबल। बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।